नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और साथियों, ये जो हमारी क्लास है ये है वीपीओ की अपकमिंग परीक्षा के लिए पंचायती राज की। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं बातचीत कर लेता हूं आप लोगों से, क्योंकि अभी रेगुलर वीडियोस में नहीं बना पा रहा हूं, तो मुझे लग रहा है इस बारे में थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर लेनी चाहिए। देखो, रेगुलर वीडियोस में क्यों नहीं बना पा रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। उसका पहला रीजन ये है कि मेरा ट्रांसफर हो गया। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर जिले से बाहर हुआ है, जिले में ही हुआ है, लेकिन जब भी आपका ट्रांसफर होता है तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। जैसे अभी तक जो मेरे पास पंचायतें थी उनका चार्ज मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है, मैं उसको दे नहीं पाया हूँ। जबकि जिन पंचायतों से चार्ज मुझे लेना है वो भी अभी पेंडिंग है, तो चार्ज लेना भी है, इसके अलावा चार्ज मुझे देना भी है पंचायतों को। और पंचायत में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, एक एक चीज लिखनी होती है, फिर साइन कराने होते हैं, तब चार्ज दिया जाता है, उसके बाद चार्ज मिलता है ना। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, चूंकि मैं अभी अभी नई पंचायतों पर पहुंचा हूं तो वहां पर बहुत सारे काम ऑलरेडी पेंडिंग है, बहुत सारी आईजीआरएस पेंडिंग है, उनको भी निपटाना है। और जब आप नई जगह पहुंचते हो तो काम एक बार बिठाने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, चीजें थोड़ा समझनी पड़ती हैं कि ये काम, चूंकि अभी तक मैं जिन लोगों से काम मेरा पड़ रहा था वो अब वहां नहीं है, अब दूसरे लोग हैं, तो उनसे थोड़ा कोऑर्डिनेशन करने में समय लगता है। दूसरा, सोने पे सुहागा, एक तो ये पेंडिंग आईजीआरएस, और दूसरा सोने पे सुहागा एक आरटीआई मुझे मिल गई है, तो उसका भी जवाब तैयार करना होता है। तो मतलब बहुत ज्यादा जो है दिमागी रूप से अभी मैं व्यस्त हो गया था और बहुत ज्यादा चीजें इधर उधर हो गई थी। इस वजह से मैं अभी रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि हाँ ठीक है, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आप में से मेरे साथ मेरे को पर्सनली मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं, और इंस्टाग्राम पर हर तरीके से मेरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को आपके जवाब भी दिए जाए, जो भी आपके सवाल हैं। किसी को ये महसूस ना हो कि हमने मैसेज किया और देखा ही नहीं और हमको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, जो जितना भी प्रयास हो सकता है मेरा, मैं आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूं, क्योंकि इस चैनल आप ही लोगों की वजह से, अभी सीधी सी बात है। तो मुझे लगा ये चीज आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, जिससे आप लोग कम से कम समझ पाएं कि आखिरकार अभी क्या रीजन है जिसकी वजह से वीडियोस अभी इस समय पर मैं नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, मैं अब पंचायतों पर कंट्रोल कर लूंगा। सारे मेरे जो भी हैंड्स है मेरे पंचायत में, उनसे मैं कोऑर्डिनेशन बिठा करके फिर सारी चीजें स्मूथ चलेंगी, फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर तो सारा काम फोन से होता है, फिर मुझे फिजिकली टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो, ये तो मेरी अपनी बात हुई आपसे कि अभी क्या मेरे जीवन में चल रहा है और क्यों मैं अभी रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन चलिए, आप लोग मेरी व्यक्तिगत कहानी सुनने नहीं आए यहाँ पर कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है या मेरी नौकरी में क्या चल रहा है। आप लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं पंचायती राज, तो पंचायती राज को ही मैं आज आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको जो है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसका जो पंचायती राज अधिनियम है उसकी धारा नंबर 9 तक आपको बता दिया था। ठीक है, तो धारा नंबर 9 को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा नंबर 9, यहां तक हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। धारा नंबर 9 में क्या था साथियों? तो धारा नंबर 9 में था कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी। ठीक है, यानी अगर मैं यहां लिख दूं तो प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली, और निर्वाचक नामावली जिनको समझने में दिक्कत आ रही हो उनके लिए सिंपल शब्द है वोटिंग लिस्ट, आपके गांव की वोटिंग लिस्ट, तो ये तैयार की जाएगी। ये लिखा है धारा नंबर 9 में पंचायती राज एक्ट में। और ये जो वोटिंग लिस्ट है ये कौन तैयार करेगा? तो ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसको तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है, एक सेंट्रल पे भी कमीशन होता है आपका, एक स्टेट पर भी है, तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे और आज हम बातचीत करेंगे धारा नंबर 10 के बारे में। चलिए बात करते हैं धारा नंबर 10। तो देखो, धारा नंबर 10 की मैं बात करूं तो धारा नंबर 10 का जो बॉक्स है ये पूरी तरीके से खाली है,
क्योंकि धारा नंबर 10 में अभी कुछ भी नहीं है, इसको हटा दिया गया है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो धारा नंबर 10 रिपील्ड है, हिंदी में कहते हैं निरसित। निरसित का मतलब है हटा दिया गया, रिपील्ड। और इसके बाद आएगी साथियों धारा नंबर 11। धारा नंबर 11 और धारा नंबर 12 काफी बड़ी है, तो इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आगे हम देखेंगे धारा नंबर 11 के बारे में कि धारा नंबर 11 क्या है। देखो, धारा नंबर 11 में हमें क्या मिलता है। धारा नंबर 11 में पहली चीज हमें जानकारी मिलती है ग्राम सभा की बैठक के बारे में। ग्राम सभा की बैठक, अब इतने जब लेक्चर आप लोग मेरी क्लास के ले चुके हो तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा हम लोग जानते हैं, ग्राम सभा होती है किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में वो सभी लोग जिनकी उम्र 18 से प्लस है वो सभी बनाते हैं उस पंचायत की ग्राम सभा। यानी किसी भी पंचायत क्षेत्र में वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 से प्लस है वो सभी लोग किसमें शामिल होते हैं, वो ग्राम सभा में शामिल होते हैं। ठीक है, हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से प्लस है, 18 से छोटा जो बच्चा है वो ग्राम सभा में सम्मिलित नहीं होता है। तो ग्राम सभा की बैठक के बारे में उल्लेख मिलता है हमें धारा नंबर 11 में। अच्छा, ग्राम सभा की बैठक के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। तो पहली जानकारी मिलती है साहब कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होगी। कम से कम वर्ष में 2 बार तो कम से कम होगी ही होगी, बाकी तो ऐसा नहीं है कि 2 बार ही होती है। जब आप नौकरी में आओगे, जैसे मैं नौकरी में हूं, तो यहाँ पर तो हम लोग बहुत सारी मीटिंग कर लेते हैं, दुनिया भर की मीटिंग कर लेते हैं, है ना। बहुत सारी मीटिंग्स हमें करने को मिलती हैं। 2 अक्टूबर पे हम लोग मीटिंग करते हैं, इसके अलावा महिला दिवस पर हम लोग मीटिंग करते हैं, इसके अलावा जीपीडीपी की मीटिंग होती है, अभी कोई विशेष योजना आ जाए तो उसके लिए मीटिंग कर लेते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी मीटिंग होती है, बट नॉर्मली 2 मीटिंग करना अनिवार्य है। ठीक है, और इन दोनों मीटिंग को नॉर्मली हम लोग कहते हैं, पहली जो मीटिंग हम लोग करते हैं वो खरीफ की फसल, ऐसा नहीं है कि पहले खरीफ की होगी रबी की नहीं होगी, वो कभी भी कर सकते हो। तो खरीफ की फसल के बाद एक मीटिंग होगी, यानी 2 मीटिंग तो कम से कम करनी है। तो पहली मीटिंग खरीफ की फसल के बाद और दूसरी मीटिंग रबी की फसल के बाद। ठीक है, तो खरीफ और रबी आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि मीटिंग हमें कहाँ करनी है, मीटिंग हमें करनी है पंचायत में। पंचायत कहाँ होगी, पंचायत होगी ऑब्वियस बात है गांव में। तो गांव में ज्यादातर लोग क्या कर रहे होंगे, खेती कर रहे होंगे। खेती करने से नॉर्मली वो कब फ्री होंगे, जब खेती में काम खत्म हो जाएगा। तो जब खरीफ की फसल कट जाएगी उस समय उन्हें कुछ समय मिलेगा, है ना। जैसे अक्टूबर के बाद जो है थोड़ा सा समय उन्हें मिलता है, तो एक मीटिंग अक्टूबर में कर ली। ठीक है, फिर रबी की फसल जब कट जाएगी, रबी की फसल कब कटेगी, मार्च अप्रैल में, तो एक मीटिंग उस समय कर ली। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि किसानों को समय मिल जाए, क्योंकि गांव या पंचायत, देखिए पंचायत किसी क्षेत्र में बनी ही इसीलिए है क्योंकि वहां के ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनके पास समय भी तो है मीटिंग में आने का कि नहीं। तो इस वजह से डिसाइड किया गया है कि कम से कम जब फसल कट जाए उस समय हमारे किसान भाई जो है वो गांव में थोड़ा सा उनके पास समय रहेगा और वो फिर जो है आसानी से हमारी मीटिंग्स को अटेंड कर पाएंगे। तो पहला जो रीजन इसका बनाया गया है वो यही है कि 2 मीटिंग हमें वर्ष में कम से कम करनी ही करनी है। इन मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये तो बहुत कॉमन सा सवाल है, आप लोग कर ही लोगे। इन मीटिंग के अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो इनके अध्यक्ष रहते हैं, देखो किसी भी मीटिंग में जो खुली बैठक चलती है वहां पर अध्यक्ष कौन होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, क्योंकि गांव के जनप्रतिनिधि कौन है, प्रधान है। तो यहाँ पर अध्यक्ष इसके कौन रहेंगे, ऑब्वियस बात है प्रधान जी रहेंगे इसके अध्यक्ष। ठीक है, संबंधित पंचायत के प्रधान जी इसके अध्यक्ष पद पर रहेंगे, ऑब्वियस बात है। इस मीटिंग में आप भी 100% शामिल रहोगे क्योंकि आपके बिना मीटिंग नहीं हो सकती। गांव में हमें सचिव कहते हैं, थोड़ा और देसी लैंग्वेज में मंत्री जी भी कह देते हैं कि मंत्री जी आए हैं साहब। ठीक है, और वैसे अगर उस भाषा में देखोगे तो चाहे वीडियो कह लो चाहे वीपीओ कह लो, सब सेम ही है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब आप नौकरी में आ जाओगे ना तो उस समय आपको जो नाम ज्यादातर जो प्रयोग में होगा वो ये होगा, सचिव, सेक्रेटरी। ठीक है, वीपीओ वीडियो बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, बट सचिव ही इस्तेमाल होगा। तो आप लोग भी इसमें शामिल रहेंगे और बाकी जो ग्राम सभा के सदस्य हैं
वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। अब ग्राम सभा के सदस्य कौन है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से प्लस है वो ग्राम सभा का सदस्य है। तो ये सब लोग मीटिंग में शामिल होते हैं। इस तरीके से मीटिंग होती है। अब देखो अगली इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो एग्जाम में बिल्कुल आपसे पूछी जा सकती है वो है मीटिंग का कोरम। ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी में कहते हैं मीटिंग की गणपूर्ति, और इंग्लिश में इसे कह देते हैं कोरम। बहुत बार इस तरीके से भी लिख के आ सकता है कि ग्राम सभा का कोरम कितना होता है या ग्राम सभा की गणपूर्ति क्या होती है। तो कोरम या गणपूर्ति पहले क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, पैट पास करके आए हैं और अच्छे खासे नंबर लेके आए हैं, तो ये जानते होंगे। कोरम का मतलब होता है किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या। ठीक है, यानी कितने लोग कम से कम आपको चाहिए। जैसे लोकसभा राज्यसभा का कोरम कितना होता है 1/10। ठीक है, यानी जैसे अगर हम राज्यसभा में देखें तो करीब करीब 250 सीटें हैं, तो अगर राज्यसभा की बैठक शुरू करनी है तो कम से कम कितने लोग चाहिए 25। ठीक है, लोकसभा के कितने लोग चाहिए 1/10 के हिसाब से कम 55-56 लोग हमें चाहिए। वैसे ही अगर हम बात करेंगे गांव की, जो ग्राम सभा की मीटिंग है, इसका कोरम कितना होता है साथियों, तो आप लोगों को याद रखना है इसका कोरम होता है 1/5। 1/5 काय का, तो 1/5 ग्राम सभा की कुल जनसंख्या का। ठीक है, यानी ग्राम सभा में जितने मेंबर हैं, मान लो गांव में, अब देखो एक चीज समझ लेना, यहां पर हम गांव की कुल आबादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। तो ग्राम सभा में मान लो 18 से प्लस लोगों की संख्या कितनी है, मान लीजिए 18 से प्लस लोगों की संख्या कितनी है, 1000 है साहब। तो गांव की वोटिंग कितनी की हो गई, 1000 की हो गई। लेकिन हो सकता है गांव की आबादी कितनी हो, गांव की आबादी 1500 हो, क्योंकि इसमें 18 से प्लस ही तो हम देख रहे हैं ग्राम सभा में। तो 18 से प्लस 1000 लोग हैं, बाकी 18 से नीचे 500 लोग हैं। तो कुल आबादी तो हो गई 1500, लेकिन ग्राम सभा में कितनी हो गई 1000। तो ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का कितना 1/5। यानी अगर ये मीटिंग शुरू करनी है तो कम से कम कितने लोग चाहिए, कम से कम 200 लोग तो आपको चाहिए ही, तब ये मीटिंग शुरू होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ग्राम सभा का कोरम कितना होता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, देखो ये तो किताबी ज्ञान है ना, ये तो किताबी ज्ञान है। किसी भी मीटिंग में जो एक्चुअल स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी मीटिंग में कोरम आप पूरा कर ही नहीं पाओगे भाई। बिल्कुल जो सीधी स्पष्ट मैं आपको बात बता दूं, आप किसी भी मीटिंग में, जब आप नौकरी में आओगे ना तब आपको पता चलेगा कि 200 तो बहुत बड़ी मात्रा हो गई भाई। असली में 20 लोग भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। ठीक है, लोग अपना काम छोड़ करके आपकी पंचायत की मीटिंग अटेंड करने क्यों आए, है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोई क्यों अटेंड करे आपकी मीटिंग। जैसे मेरे पास एक पंचायत थी पहले, करसाना करके। उस पंचायत में जैसे क्या था कि जो प्रधान जी थे वो क्या करते थे, वो मीटिंग के बाद, जैसे अब मीटिंग चल रही है ना, तो उस समय मैं ट्रेनिंग पर था। अब तो वो पंचायत मेरे एक मित्र हैं उनके पास है, मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया। तो वो जैसे मीटिंग के बाद क्या करते थे कि समोसा बंटवा देते थे, या मीटिंग के दौरान उन्होंने क्या किया, चाय समोसे मंगा लिए, या मीटिंग के दौरान क्या किया, मिल्क केक मंगा लिया, कुछ मीठा मंगा लिया। तो वो जब मीटिंग करते थे तो बड़ी मात्रा में भीड़ आती थी, क्योंकि लोगों को क्या लगता था कि भाई प्रधान जी मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में कुछ हो ना हो, आधे घंटा बैठेंगे और चाय समोसा मार के भाग जाएंगे, मीठा मीठा कुछ खा लेंगे, कुछ खाने को जो है मिलता था मीटिंग में। तो ये एक थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता था। तो उनके यहाँ जब मीटिंग होती थी तो बहुत लोग आते थे। लेकिन बाद में फिर मेरी पोस्टिंग अन्य पंचायतों पर हुई, वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था प्रधान जी की तरफ से नहीं थी। एक आध बार मैंने प्रधान जी से कहा भी कि चलो प्रधान जी इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, तो प्रधान जी बोले आप क्यों नहीं कर देते। तो फिर मैंने कहा ठीक है, नई नई चीजें ना हो, क्योंकि मेरी सैलरी है ही कितनी भाई, मेरी सैलरी में तो ये सब नहीं कर सकता मैं। तो कुल मिला के लोगों में ज्यादा जो है इसके लिए उत्साह नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है कि बहुत बार कोरम पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत बार कोरम, अब है तो 1/5, लेकिन आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो कोरम के अभाव में, ये ध्यान रखना, ये नोट करना, कोरम के अभाव में, भाई कोरम पूरा नहीं हुआ, तो कोरम पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। तो कोरम के अभाव में निरस्त की गई बैठक
अब ये बैठक तो कैंसिल हो गई, क्योंकि मान लो भाई कोरम कितना है 200 का, लेकिन मान लो लोग आए 50 ही, तो कोरम पूरा हुआ? कोरम पूरा नहीं हुआ। तो कोरम के अभाव में क्या करना पड़ेगा आपको? मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। कोरम के अभाव में निरस्त की गई बैठक जब दोबारा बुलाई जाएगी, यानी अब कोरम की वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई, लेकिन काम तो हमें करना है, तो हम दोबारा मीटिंग बुलाएंगे। तो कोरम के अभाव में जब दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी, तब उसमें न्यूनतम कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी अगर एक बार आपने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने में लोग आए नहीं, तो आपको मजबूरन क्या करना होगा? आपको मजबूरन मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। जब आप मीटिंग कैंसिल कर दोगे तो कुछ दिन बाद दोबारा मीटिंग बुलाओगे। जब दोबारा मीटिंग बुलाओगे तो कोरम के अभाव में निरस्त की गई मीटिंग के बाद जब दूसरी मीटिंग बुलाई जाएगी, तो उसमें कोरम की कोई जरूरत नहीं है। यानी उसमें जो 1/5 वाला फॉर्मूला है ये नहीं लगेगा। अब चाहे 200 में से 50 लोग आए तब भी मीटिंग काम करेगी, 20 आए तब भी काम करेगी, 5 आए तब भी काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोरम के अभाव में स्थगित की गई बैठक के लिए दोबारा करने पर गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना, पेपर में आने वाली है। ठीक है, अब बैठक में होगा क्या? जैसे बैठक ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने बैठक ही तो पढ़ी भाई, कि ग्राम सभा की बैठक का उल्लेख है किसमें? धारा नंबर 11 में। बैठक 2 बार होगी, खरीफ की फसल के बाद, रबी की फसल के बाद। अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधान जी होंगे, बाकी सेक्रेटरी भी शामिल होगा। मीटिंग की गणपूर्ति क्या है? 1/5 है, वो सारा नियम हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आखिरकार इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी, वो कौन कौन से मुद्दे हैं या कौन कौन से मामले हैं जिनमें बात होती है। निम्न मामलों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब मीटिंग में होगा क्या? मीटिंग में ऑब्वियस बात है बातचीत होगी। तो किन किन मामलों पर बातचीत होगी वो जरा हम यहां देखते हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहला जो यहां बातचीत होगी वो होगी पंचायत के खातों का विवरण। यानी जो पंचायत के खाते हैं उनको पंचायत के सामने ग्राम सभा की मीटिंग में पढ़ करके सुनाया जाएगा। ठीक है, उनको पढ़ करके सुनाया जाएगा कि कितना हमने खर्च किया, कितना हमें पैसा मिला। तो पंचायत के खातों का विवरण हम मीटिंग में रखेंगे, जनता के सामने, सदस्यों के सामने, प्रधान जी के सामने ये रखा जाएगा। दूसरी जो हम बातचीत करेंगे पंचायत की मीटिंग में वो है ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का विवरण। विकास कार्यों का विवरण। देखिए, मैं बहुत चुनिंदा चीजें आपको बता रहा हूं जो मीटिंग में रखी जाएंगे। गांव में जो विकास कार्य चल रहे हैं, पंचायत में विकास जो कार्य चल रहे हैं कि कहाँ पुलिया बन रही है, कहाँ सड़क बन रही है, ठीक है, किसके घर से किसके घर तक सड़क बन रही है, किसके घर से किसके घर तक इंटरलॉकिंग बनना है, किसके घर से किसके घर तक नाला बनना है। ठीक है, कहाँ पर नल जो है खराब हो गया है तो उसको सही हम कराएंगे, कहाँ पर रिबोर कराना है। ठीक है, ये सारी चीजें पंचायत के द्वारा कराई जाती हैं। स्कूल में अगर मान लीजिए कोई टॉयलेट नहीं है, कोई सरकारी स्कूल है आपकी पंचायत की सीमा में, देखो एक चीज ध्यान रखना, पंचायत की सीमा में जो भी चीज होगी, फिर वो चाहे प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर स्कूल हो, कुछ भी हो, और अगर वो सरकारी है तो वो पंचायत के अधीन होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि जो सरकारी स्कूल के मास्टर होते हैं, जो प्राइमरी या जूनियर स्कूल के मास्टर होते हैं, उनका ग्रेड पे बहुत ज्यादा होता है। अगर आप प्राइमरी टीचर के आप ग्रेड पे की बात करोगे तो 4200 है, जूनियर में चले जाओगे तो 4800 तक आपको मिलेगा ग्रेड पे। लेकिन उन्हें भी जब काम कराना होता है तो वो एप्लीकेशन हमें ही लिखते हैं। तो यहां पर ये चीज है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम उनसे रैंक में ऊपर हैं, ऐसा नहीं है, रैंक में वो हमसे ऊपर हैं, लेकिन चूंकि पंचायत के माध्यम से हमें ये पावर मिली हुई है कि हम उस काम को करा सकते हैं। तो पंचायती राज एक्ट में ये प्रॉपर लिखा हुआ है कि आप पंचायत के अधीन आने वाले सभी जो चीजें हैं, जो
संपत्ति है उसके लिए आप कार्य कर सकते हो। तो पंचायत में भी जैसे स्कूल में मान लीजिए कोई बाउंड्री वॉल होनी है या स्कूल में मान लीजिए पाथ पे बनना, इंटरलॉकिंग बिछनी है, तो वो प्रधान जी के माध्यम से हमारे तक सूचना आएगी, फिर हम उसे कार्य योजना में रखेंगे और उसके बाद स्कूल में वो काम कराया जाएगा। अगर पंचायत पर पैसा हुआ तो, नहीं हुआ तो फिर अलग बात है, तो फिर जब पैसा आएगा तब की तब देखी जाएगी। तो कुल मिला के पंचायत के विकास कार्यों का विवरण भी इस बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे और हो सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा पर हम यहाँ बात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गांव को कैसे स्वच्छ बनाया जा सकता है, कैसे हरित बनाया जा सकता है, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। सामाजिक समन्वय को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है कि SC ST OBC जनरल सब लोग जो है एक साथ मिलकर के काम करें गांव के विकास के लिए। गांव में जो भेदभाव की भावना है इसको कैसे कम किया जाए, इन सभी मुद्दों पर बातचीत बैठक में हो सकती है और होती है। जन्म मृत्यु पर भी बात कर सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ पर रखे जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 11 में, सॉरी धारा नंबर 11 में। अब हम और आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे धारा नंबर 11A। 11 हमने पढ़ी, अब हम देखेंगे धारा नंबर 11A। 11A में क्या है? 11A में लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा। इंपॉर्टेंट चीज है। धारा नंबर 11A में क्या लिखा है? ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा। धारा नंबर 11 और धारा नंबर 12 काफी बड़ी बड़ी हैं, तो मुझे लगता है आज की क्लास हमारी इन्हीं दोनों में जाएगी। तो 11A में क्या लिखा है? 11A में लिखा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत का, ठीक है, राज्य में जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनका एक ग्राम प्रधान होगा। और ग्राम प्रधान कहां से आएगा? तो ग्राम प्रधान सभी वर्गों से आएगा, यानी वो SC वर्ग से भी आएगा, वो ST वर्ग से भी आएगा, वो OBC वर्ग से भी आएगा और वो जनरल वर्ग से भी आएगा। जैसे मान लीजिए किसी पंचायत में, अब ये क्या है, ये रोटेशन से चलता है, चक्रीय क्रम से चलता है, ठीक है। मान लो किसी पंचायत में SC सीट आ गई। एक चीज और यहां और जोड़ दूं, महिला। और महिला के बारे में मैं स्पेशली आपको बता दूं, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं साहब। पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। उत्तर प्रदेश में कितना हो गया? ये 33% आरक्षण है फीमेल के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो गांव में SC सीट आ गई, ठीक है, तो SC सीट आने पर केवल और केवल गांव के जो SC वर्ग के लोग हैं वही प्रधान हेतु खड़े हो सकते हैं। अगर मान लो SC महिला सीट आ गई, ये भी तो हो सकता है, SC में सीट आई लेकिन क्या किया, महिला सीट आ गई साहब। तो अगर SC महिला सीट आई तो कोई महिला SC वर्ग की ही कोई व्यक्ति प्रधान के पद पर खड़ी होगी। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो उन्हें पता चल गया कहीं से SC सीट आने वाली है, तो पुरुष तैयारी शुरू कर देता है इलेक्शन की, और मालूम चला वो सीट SC महिला हो गई तो फट से क्या करता है, अपनी बीवी को खड़ा कर देता है। ऐसा बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा है ना। प्रधानपति, हालांकि एक्ट में, पंचायत राज एक्ट में ऐसा कोई पद नहीं है प्रधानपति ऐसा, लेकिन अब चूंकि परंपरा में है तो बीवियां तो घर पे रहती हैं, जो असली प्रधान होती हैं और काम करते हैं उनके पति। तो SC में आ गई तो SC वाला प्रधान बनेगा, ST में आ गई तो ST वाला प्रधान बनेगा, और अगर सीट OBC हो गई तो OBC वर्ग का ही कोई पुरुष अथवा कोई महिला प्रधान के पद पर खड़ी होगी और जीतेगी। लेकिन अगर मान लो जनरल सीट आ गई तो जनरल सीट आने पर SC वाले भी खड़े हो सकते हैं, ST वाले भी खड़े हो सकते हैं, OBC वाले भी खड़े हो सकते हैं और जनरल वाले तो खड़े हो ही सकते हैं। इस तरीके से पंचायत का रोटेशन चलता है। तो पंचायती राज एक्ट की 11A धारा में लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा, जिनमें विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है धारा नंबर 11B। धारा नंबर 11B, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है प्रधानों का निर्वाचन। ये सारे महत्वपूर्ण है भैया। प्रधानों का निर्वाचन, ऐसे बिल्कुल प्रधान का निर्वाचन।
प्रधान का निर्वाचन, आखिरकार गांव के प्रधान का निर्वाचन कैसे होगा, कौन करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। प्रधान के निर्वाचन की विधि या प्रधान के निर्वाचन के बारे में किस धारा के अंतर्गत उल्लेख है, तो 11B के अंतर्गत आपको उल्लेख मिलेगा। ठीक है, तो गांव का प्रधान कैसे चुना जाएगा, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर, है कि नहीं। गांव के प्रधान के लिए डायरेक्ट वोटिंग की व्यवस्था है कि नहीं है, कोई भी व्यक्ति सीधे प्रधान को वोट करता है, इनडायरेक्ट नहीं है। ठीक है, और चुनेगा कौन, केवल ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी हो गया कि पंचायत की जो निर्वाचक नामावली है, ये भी शब्द पेपर में आ सकता है, हो सकता है पेपर में ये वाला जो वर्ड है यूज ना करे, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, वहां पर क्या यूज कर ले, वहां पर यूज कर ले पंचायत की निर्वाचक नामावली में, नाम मतलब निर्वाचक नामावली में उल्लेखित सदस्यों द्वारा। तो बात तो वही है भाई, पंचायत की जो निर्वाचक नामावली होगी, उस पंचायत की निर्वाचक नामावली में कौन लोग होंगे, जो वयस्क होंगे। वयस्क किसको मानते हैं, जिसकी उम्र 18+ हो, तो 18+ उम्र होगी तभी तो वोट दे पाओगे, तो वही लोग तो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है, या हम कहें डायरेक्ट वे में, तो पंचायत की जो निर्वाचक नामावली होती है उसमें अगर आपका नाम है तो ही आप इसके इलेक्शन में वोट डाल पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अगर किसी व्यक्ति ने आपका नाम वोटिंग लिस्ट से गायब करवा दिया कि साहब ये तो यहाँ रहता ही नहीं है, भाग गया है, तो मर गया, दिल्ली चला गया, 20 साल से दिल्ली रह रहा है, और जो सूची निकल के आई इलेक्शन के टाइम पर वोटिंग लिस्ट की, तो उस अगर वोटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो फिर आप इलेक्शन में वोट, पंचायत के चुनाव में वोट नहीं डाल पाओगे। आप चिल्लाते रहना मैं जिंदा हूं, मेरा वोटिंग कार्ड ये रहा, आधार कार्ड ये रहा, पैन कार्ड ये रहा, कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन अगर इस वोटिंग लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो अगर इस वोटिंग लिस्ट में आपका नाम आता है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपके पास अगर वोटिंग कार्ड नहीं है, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी पंचायत पर मेरा जो है वोटिंग कार्ड खो गया, लेकिन चूंकि मेरी जो पंचायत है उसमें मेरा नाम आता है वोटिंग लिस्ट में, तो केवल आधार कार्ड से ही मेरा वोट पड़ जाता है, फिर वहां मुझे वोटिंग कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रधान का चुनाव किस तरीके से होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज है ये। ठीक, तो इस तरीके से होगा जो हमारे प्रधान जी हैं उनका चुनाव। एक चीज यहां आपको और याद रखनी है साथियों, वो है ये कि मान लीजिए किसी भी वजह से जो व्यक्ति प्रधान के पद पर चुने गए हैं अगर वो अयोग्य हो जाएं, मान लो ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो उन्होंने शपथ लेने से ही इनकार कर दिया, वो कहते हैं साहब मुझे नहीं बनना प्रधान, हो सकता है भाई मूड की बात है कि मुझे नहीं बनना प्रधान। या जो व्यक्ति प्रधान चुना गया अगर अयोग्य साबित हो गया, मान लो उसे जेल ही भेज दिया, तो फिर कैसे काम बनेगा। तो किसी भी ऐसी परिस्थिति में जिसमें प्रधान अपने पद का निर्वहन करने में सक्षम ना हो, या प्रधान निर्वाचित ना हो, अथवा अयोग्य हो जाए, तो फिर क्या होगा, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। प्रधान के, ये इसी में ही शामिल है 11B में, प्रधान के निर्वाचित ना होने अथवा अयोग्य हो जाने पर, मान लो प्रधान जी जेल में चले गए, या प्रधान जी ने पंचायती राज एक्ट के किसी नियम का उल्लंघन कर दिया जिससे वो अयोग्य हो गए, या विधानसभा विधान परिषद के द्वारा बनाई गई किसी नियम का उल्लंघन कर दिया, हो सकता है ऐसा। तो अगर वो किसी भी कारण से अयोग्य हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रधान के निर्वाचित ना होने या अयोग्य हो जाने पर प्रशासक या पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। प्रशासक समिति, प्रशासक समिति बनाई जाएगी।
अगर प्रधान जी नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रधान जी के ना होने पर पंचायत का काम करने के लिए या तो प्रशासक नियुक्त किया जाएगा या फिर एक प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी जो सामान्य रूप से 3 सदस्यीय होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है इतना ही हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 सदस्यीय होती है। और ये प्रशासनिक समिति क्या करती है, ये प्रशासनिक समिति वही काम करती है जो कि प्रधान जी करते हैं, यानी गांव के विकास का सारा काम फिर इस प्रशासनिक समिति के अंडर हो जाता है। अगर प्रशासनिक समिति नहीं है तो फिर जो है कोई ना कोई प्रशासक बना दिया जाएगा। प्रशासक सामान्य रूप से किसको बनाया जाता है, तो पंचायत लेवल पे जो प्रशासक बनते हैं वो नॉर्मली एडीओ पंचायत बनते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि एडीओ भी कई तरीके के होते हैं। एडीओ पंचायत होते हैं, एडीओ ग्राम विकास होते हैं, इसके अलावा एडीओ सहकारिता होते हैं, एडीओ सांख्यिकी होते हैं, एडीओ कृषि होते हैं, दुनिया भर के एडीओ होते हैं। तो प्रशासक कौन बनेंगे, एडीओ पंचायत। अच्छा, अगर मान लो कोई व्यक्ति प्रशासक बन गया, जैसे अभी की हम समय में देखें तो अभी जो समय चल रहा है साथियों, इस समय में पंचायत का कार्यकाल तो खत्म हो गया 25 मई को, तो इस समय जो प्रधान है इन्हीं को ही प्रशासक बना दिया गया है। लेकिन पंचायती राज एक्ट ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रशासक बना है अथवा कोई पंचायत समिति बनी है तो ये प्रशासक अथवा पंचायत समिति अधिकतम 6 माह तक ही कार्य करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी प्रशासक अथवा कोई भी प्रशासनिक समिति 6 माह तक ही कार्य करेगी, यानी 6 माह तक काम करेगी और फिर 6 माह के भीतर चुनाव करवाना होगा ताकि नए प्रधान का चयन किया जा सके। ये सब लिखा है 11B में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है धारा नंबर 12। चलो आगे है धारा नंबर 12। धारा नंबर 12 में क्या लिखा है, तो धारा नंबर 12 में लिखा है प्रत्येक पंचायत के लिए उसके नाम से, किसके नाम से, पंचायत के नाम से, पंचायत का गठन किया जाएगा। ठीक है, धारा नंबर 12 में लिखा है प्रत्येक पंचायत के लिए, ऐसे लिखेंगे प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए, यहां पे ऐसा कर लो, यहां पे लिख दो प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उसके नाम से पंचायत का गठन किया जाएगा। यानी जितने भी पंचायत क्षेत्र होंगे वहां पर हम एक पंचायत का गठन करेंगे और पंचायत जो बनेगी ये मेनली 2 लोगों से मिलकर के बनेगी, जिनमें पहले व्यक्ति होंगे प्रधान और दूसरे व्यक्ति होंगे सदस्य। प्रधान तो हमने देख ही लिए, प्रधान कैसे चुने जाएंगे, प्रधान सीधे सीधे जो है चुने जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में प्रधान जी के अतिरिक्त कुछ सदस्य भी होते हैं। जैसे अगर किसी गांव की आबादी, हाँ एक सेकंड, सदस्य को यहां लिखते हैं, हाँ जी यहां लिख लेते हैं सदस्य। तो सदस्य कैसे होंगे, देखो अगर किसी गांव की आबादी 1000 तक है, ठीक है, 1000 तक किसी भी गांव की आबादी है तो उस गांव में 9 सदस्य होंगे। एक हो गए प्रधान जी, बाकी 9 हो गए सदस्य। अगर किसी गांव की आबादी 2000 तक है, 1000 से लेके 2000 तक के बीच में है, तो वहां होंगे 11 सदस्य। ये याद कर लेना, ये पेपर में आएगा, कितनी आबादी पर कितने सदस्य होते हैं पंचायत के। भैया ये रट्टा मान लो, फिर बता रहा हूं पेपर में आने वाली चीज है ये, कि पंचायत के मेंबर कितनी आबादी पर कितने होते हैं। अगर आबादी 3000 तक है, ठीक है, तो वहां होंगे कितने, 13 सदस्य। और अगर आबादी 3000 से प्लस है तो फिर वहां होंगे 15 सदस्य। 3000 से कितना, 5000, 6000, 7000 तक।
ठीक है। तो वहां पर इतने सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज है, कितने मेंबर्स होते हैं पंचायत में ये आप याद कर लो, कितनी आबादी पर कितने मेंबर हैं ये आपको पता होना चाहिए। धारा नंबर 12 में ही प्रधान जी का उल्लेख है, सदस्यों का उल्लेख है, और धारा नंबर 12 में ही कार्यकाल का भी उल्लेख है। ठीक है, ये धारा नंबर 12 ही चल रही है। इसमें आपको क्या मिलेगा, पंचायत का कार्यकाल। तो पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो इसका कार्यकाल होता है कितना, 5 वर्ष, दुनिया जानती है। लेकिन कब से, तो इसका कार्यकाल प्रथम बैठक से, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। पेपर में आ सकता है कि कितना कार्यकाल होता है, तो 5 साल। लेकिन 5 साल कब से, शपथ लेने से, चुनाव की तिथि से, बैठक से, इस तरीके से पेपर में सवाल आ सकता है। तो आप लोग इसका जवाब देना पहली बैठक से अगले 5 वर्ष। धारा नंबर 12 में ही आपको मिलता है इनकी शपथ। तो शपथ कौन दिलाएगा, और शपथ के साथ ही यहां पर आप देख लो पद त्याग। तो अगर हम शपथ की बात करें कि इनको शपथ कौन दिलाता है, प्रधान जी को, तो देखो पंचायती राज एक्ट में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, एक पद का नाम नहीं लिखा है, जो आप सीधे सीधे याद कर लो कि इनको शपथ कौन दिलवाएगा। वहां क्या लिखा है, और यही स्थिति पद त्याग के लिए है कि मान लो कोई प्रधान अगर अपना पद छोड़ना चाहे तो किसको त्याग पत्र देगा, डीपीआरओ को देगा, बीडीओ साहब को देगा, या किसी को भी देगा, या डीएम साहब को देगा। तो उस व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। वहां पर क्या लिखा है, उस प्राधिकारी को जिसे राज्य द्वारा नियत किया जाए, यानी जिसको राज्य कह देगा। जैसे मान लो, जैसे कोई ब्लॉक है मान लीजिए, है ना, तो उस ब्लॉक में जितनी भी पंचायतें हैं, ठीक, तो हो सकता है इलेक्शन के बाद ये आदेश आ जाए कि साहब आपके यहाँ जो बीडीओ साहब हैं वो आपको शपथ दिलवाएंगे। बीडीओ साहब मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो आपको शपथ दिलवाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये नहीं होगा कि बीडीओ साहब प्रत्येक पंचायत पर जा रहे हैं और प्रत्येक पंचायत को शपथ दिला रहे हैं, नहीं। वो अपने सभागार में जितने भी उनके क्षेत्र के, जैसे 60-70 ही होते हैं, 60-70 से ज्यादा एक ब्लॉक में पंचायतें नहीं होती है, तो जितने भी उनके 60-70 जो उस ब्लॉक के प्रधान जी होंगे, सबको एक दिन बुलाया जाएगा और उनको सामूहिक रूप से शपथ दिला दी जाएगी। ठीक है, तो ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है ये अपना पद ग्रहण करते हैं, मतलब ये लोग जो है शपथ लेते हैं और पद का त्याग करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी कारण से इनका पद मान लीजिए खाली हो गया, मान लीजिए इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने पद त्याग कर दिया, तो किसी भी वजह से अगर प्रधान जी का पद खाली हो गया है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, रिक्त पद को, मान लो उन्होंने पद त्याग कर दिया या उनकी मृत्यु हो गई या उन्हें हटा दिया गया, कोई भी स्थिति हो सकती है, रिक्त पद को 6 माह के भीतर भर लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, 6 महीने के भीतर हम क्या करेंगे, 6 महीने के भीतर उस रिक्त पद को भर लेंगे। पद रिक्त चाहे पद त्याग की वजह से हुआ हो अथवा मृत्यु की वजह से हुआ हो, मान लीजिए प्रधान जी की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो अपने पद पे ना हो, तो चाहे मृत्यु हो या पद त्याग हो, अगर किसी की वजह से भी पद खाली है तो फिर उसको भर लिया जाएगा। आगे हम देखते हैं इसमें, इसी में ही आर्टिकल नंबर 12 में ही प्रधान को हटाया जाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है सारी की सारी, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना और रिवीजन करना। प्रधान को हटाए जाने की क्या व्यवस्था है उसकी जरा बातचीत हम लोग करते हैं कि किन किन विधियों से प्रधान को हटाया जाता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको लग रहा है या पंचायत को लग रहा है कि उनके प्रधान जी प्रॉपर एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका मन नहीं है प्रधानी करने का, तो हटा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, ग्राम सभा की
बैठक बुलाई जाएगी। प्रधान जी को हटाने के लिए क्या होगा, ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी, जिसकी सूचना 15 दिन पूर्व देनी होगी। यानी अगर प्रधान जी को हटाया जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रधान जी को हटाने के लिए एक मीटिंग बुलाएंगे गांव में। उस मीटिंग की सूचना प्रधान जी अथवा पूरे ग्राम सभा को 15 दिन पहले दे दी जाएगी के साथ। मान लो 15 तारीख को हमने सूचना दे दी कि हम मीटिंग बुलाने जा रहे हैं प्रधान जी को हटाने के लिए, उसमें ऑब्वियस बात है सेक्रेटरी साहब भी शामिल होंगे, तो 15 दिन पहले सूचना दे देंगे हम, वो सूचना उन्हें मिलती रहेगी और फिर 30 तारीख को हम क्या करेंगे, एक मीटिंग का आयोजन करेंगे। उस मीटिंग का उद्देश्य क्या होगा, उस मीटिंग का उद्देश्य होगा प्रधान जी को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को रखा जाना। अब क्या होगा साहब, जब ये मीटिंग बुलाई जाएगी तो इसका भी कोरम देखा जाएगा। ये भी कोरम हर जगह इंपॉर्टेंट है, मीटिंग अगर होगी तो कोरम आएगा, ध्यान रखना। मीटिंग अगर चल रही है तो बिना कोरम के मीटिंग नहीं हो सकती, तो कोरम बुलाया जाएगा। लेकिन यहां कोरम कितना होगा, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ग्राम सभा का कोरम कितना होता है भैया, ग्राम सभा का कोरम होता है 1/5। अभी देखा था हमने ऊपर ग्राम सभा की बैठक का कोरम। लेकिन पंचायत के प्रधान को हटाए जाने के लिए जो कोरम होगा वो होगा 1/3। ये ध्यान रखना है। पेपर में अगर सवाल आया कि प्रधान को हटाए जाने वाली बैठक का कोरम कितना होना चाहिए, तो वहां पर 1/5 भी ऑप्शन में होगा और 1/3 भी होगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि 1/5 ही तो हमने पढ़ा है, उसे ही ठोक जाओ तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, प्रधान जी को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव का कोरम कितना होगा, 1/3। अब अगर ये कोरम पूरा हुआ, ठीक है, तो मीटिंग आगे होगी। भाई अगर ये कोरम पूरा हुआ तो मीटिंग आगे होगी। जैसे मान लो अगर 1000 लोग ग्राम सभा में हैं तो कम से कम 300 लोग, मतलब 300 नहीं 334 लोग, 335 लोग लमसम हम ले ले तो करीब करीब 350 लोग। तो अगर 1000 लोगों की ग्राम सभा है तो कम से कम 350 लोग इस बैठक में आवे, तब ही ये मीटिंग शुरू होगी। और अगर ये कोरम पूरा नहीं हुआ तब क्या होगा, गण पूर्ति के अभाव में, मान लो मीटिंग बुलाई गई लेकिन प्रधान जी ने ऐसी सेटिंग बिठाई कि मीटिंग में कोई आया ही नहीं, ठीक है, तो अगर गण पूर्ति पूरी नहीं हुई तो गण पूर्ति के अभाव में अगली बैठक 1 साल बाद की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी अगर लोग नहीं आए प्रधान जी को हटाए जाने के प्रस्ताव में, पूरे नहीं हुए, मान लो 200 ही लोग आए, तो फिर यह माना जाएगा कि चूंकि गणपूर्ति का अभाव है, यानी लोग इंटरेस्टेड नहीं है प्रधान जी को हटाने के लिए, तो इस प्रकार की मीटिंग जिसमें प्रधान जी को हटाया जाएगा, इस तरीके की मीटिंग अब 1 साल बाद, उस बैठक के 1 साल बाद। यानी मान लो जनवरी 2026 में प्रधान जी को हटाए जाने के लिए कोई मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग में कोरम था 500 लोगों का, लेकिन लोग कितने आए, केवल 200, तो कोरम पूरा नहीं हुआ। तो अब प्रधान जी को हटाए जाने के लिए जो अगली मीटिंग करी जाएगी वो जनवरी 2027 में करी जाएगी। इस बीच में वो मीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि लोग प्रधान जी को हटाए जाने के पक्ष में नहीं है। अगर पक्ष में होते तो आते नहीं, चूंकि आए नहीं है तो फिर भैया प्रधान जी अपने पद पर बने रहेंगे। तो कोरम 1/3, और अगर कोरम का अभाव रहता है तो अगली बैठक 1 साल बाद की जाएगी। लिख देता हूं, लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, 1 साल बाद, यानी उस मीटिंग की तिथि से अगले साल ही की जाएगी, उस बीच में वो मीटिंग नहीं हो सकती अगर कोरम अधूरा रहा तो। अगर कोरम पूरा हो गया तब क्या होगा, अगर कोरम पूरा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में, अगर कोरम पूरा हो गया साहब, 500 लोग चाहिए थे मान लो हमें और 700 लोग आ गए, तब क्या होगा, तो उपस्थित अथवा मत देने वालों ने 2/3
बहुमत से यदि प्रस्ताव पास कर दिया तो पद से मुक्त हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण चीज है, याद रखना। भाषा में थोड़ा अपनी इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो अच्छी भाषा में लिख सकते हैं। अगर कोरम पूरा हो गया प्रधान जी को हटाने के लिए, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, जितने भी लोग उस बैठक में मौजूद हैं और जो वोट देंगे, यदि उन्होंने प्रधान जी को हटाने के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से अगर पास कर दिया, 2/3 मेजॉरिटी से, तो जैसे ही वो प्रस्ताव पास होगा प्रधान जी अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। फिर उनकी जगह पंचायत समिति या प्रशासक कार्य करेगा। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, तो अगर कोरम पूरा है और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया तो प्रधान जी पद से हट जाएंगे। लेकिन अगर कोरम अधूरा है तो अगली बैठक 1 साल बाद ही की जाएगी, बीच में नहीं की जाएगी। दूसरी चीज और ध्यान रखना, प्रधान जी को हटाने का प्रस्ताव, यानी जो प्रधान को हटाने का प्रस्ताव है वो उनके निर्वाचन के कम से कम 2 साल बाद ही बुलाया जाएगा, मतलब रखा जाएगा। इस पॉइंट को नोट कर लो। प्रधान को हटाने का प्रस्ताव निर्वाचन के 2 वर्ष बाद ही रखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लो प्रधान जी आज चुनाव जीते 2026 में, इमेजिन करो 2026 में जनवरी के महीने में प्रधान जी चुनाव जीत के आए, बढ़िया गाजे बाजे के साथ, एकदम माला वाला पहन के, और 8-10 महीने बाद ही जो है पंचायत क्या करे, इनको हटाने का प्रस्ताव रख दे, तो वो प्रस्ताव नहीं मान्य होगा। क्यों? अगर लोग उन्हें पसंद नहीं करते तो चुनते ही क्यों? तो सरकार ये मान के चलती है कि अगर कोई व्यक्ति चुन करके आया है तो लोग उसे पसंद कर रहे हैं, इसलिए निर्वाचन के 2 साल तक आप प्रधान जी को हटाने का प्रस्ताव नहीं रख सकते। हाँ, 2 साल महीने बाद, 2 साल 3 महीने बाद उन्हें हटाने का प्रस्ताव पंचायत में रखा जा सकता है, अगर कोरम पूरा होगा। अगर लोग 2/3 बहुमत से वोट देंगे तो प्रधान जी पद से हटे हुए मान लिए जाएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा आर्टिकल नंबर 11 और 12। मैंने पहले बोला था बड़े हैं क्योंकि इनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस क्लास में बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को एक बार लाइक और हाइप जरूर कर दीजिए, और मेरा काम अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथियों। अगली क्लास जल्दी लाऊंगा जिससे आपका पूरा प्रॉपर कोर्स कवर करवाया जा सके। कोई डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, वरना मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली भी मैसेज करके बातचीत कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।